नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काहिरा में अल हाकिम मस्जिद का किया दौरा। हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्री जाकर विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी दी श्रद्धांजलि। विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड का भी किया दीदार। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और मिस्र के दौरे को बताया ऐतिहासिक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों से भारत में बढ़ेगा रोजगार। मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया जाना देश के लिए गर्व की बात। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ MQ-9B ड्रोन सौदे की कीमत पर अटकलबाजी के दावों को किया खारिज। कहा, कीमत और खरीद के अन्य नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी। अटकलबाजी को बताया अनावश्यक और गलत। कहा, इसका उद्देश्य उचित अधिग्रहण प्रक्रिया को है पटरी से उतारना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 में लगाए गए आपातकाल का विरोध करने वाले नायकों को किया नमन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर ने बताया, इतिहास का काला अध्याय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, एक परिवार ने अपनी तानाशाही प्रवृत्ति के कारण महान लोकतंत्र की हत्या कर देश पर थोपा था आपातकाल। 62 साल में पहली बार दिल्ली और मुंबई में एक साथ मॉनसून ने दी दस्तक। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की जताई संभावना। असम में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे का आज आखिरी दिन है। मिस्र के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। इसे मिस्र या फिर मानवता के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों सहित दोनों देशों के बीच साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा कृषि, पुरातत्व एवं पुरावशेष और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए।
the most important and a landmark development in the history of our relationship was the signature on the strategic partnership between India and Egypt. This was signed by the Honorable Prime Minister and Honorable President Sisi of Egypt. In addition, the two leaders also witnessed the exchange and on the sidelines of 3 other MOUs. One of them focused on agriculture and allied sectors. Second one on protection and preservation of monuments and archaeological sites and competition laws. It was very clear from those discussions and the MOU and the agreements that were signed later on that the two leaders gave particular focus on enhancing the political and security cooperation, defense collaboration, trade and investment ties, scientific and academic collaboration, and strengthening of people-to-people ties. पीएम मोदी ने विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड का भी दौरा किया। पीएम ने इस दौरान प्राचीन मिस्र की सभ्यता और इतिहास के बारे में भी जाना। मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित गीजा का महान पिरामिड एक बेहद ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। प्रसिद्ध नील नदी के किनारे पर बना हुआ ये पिरामिड बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। इस पिरामिड को खुफू का पिरामिड और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मिस्र दौरे के 2 दिवसीय दौरे के दौरान काहिरा स्थित हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्री का भी दौरा किया। इस सेमेट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल पोर्ट टॉफिक में स्थित है। इतिहासकारों के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने मिस्र और फिलिस्तीन में स्वेज नहर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन विश्व प्रसिद्ध अल हाकिम मस्जिद का दौरा किया। मस्जिद 11वीं सदी की बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद में जीर्ण शीर्ण हो गई थी। 1970 के दशक के अंत में एक बार फिर इस मस्जिद का पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। अल हाकिम मस्जिद के जीर्णोद्धार में सफेद संगमरमर और सोने की सजावट का प्रयोग किया गया है और इसमें 27 महीनों का समय लगा था। दाऊदी बोहरा समुदाय ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद नवंबर 1980 में इसे खोल दिया गया। 2017 में एक बार फिर मस्जिद को आधुनिक स्वरूप देने का काम शुरू हुआ, जो अभी हाल ही में पूरा हुआ है। मस्जिद के संचालन की जिम्मेदारी भारतीय बोहरा समुदाय द्वारा की जा रही है। ये मिस्र की चौथी सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। प्रधानमंत्री ने मस्जिद के जीर्णोद्धार के बारे में जानकारी ली। वास्तुशास्त्र के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया गया। मिस्र और भारत के बीच सांस्कृतिक सूत्र और लोगों के बीच संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री ने सराहना की। अल हाकिम मस्जिद काहिरा में फातिमिद वास्तुकला और इतिहास का एक नायाब उदाहरण है। आयताकार मस्जिद 13,560 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है, जिसके बीच में 5,000 वर्ग मीटर का एक बड़ा सा आंगन है। इसमें कुल 13 दरवाजे हैं और आंगन के बीचों बीच पानी का स्रोत मौजूद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भाजपा की प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को ऐतिहासिक दौरा बताया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी यात्रा थी जहां भारत और अमेरिका दोनों ने अपनी साझेदारी को फिर से परिभाषित किया और ऐसे कदम उठाए जिसके परिणाम स्वरूप हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को अधिक से अधिक साकार किया जा सकेगा। Among the several things, the first emphasis is on the fact that it was a bipartisan invitation which was given to Honorable Prime Minister to address the joint house, and it was a very significant event for the second time for a Prime Minister to be called to address a joint session of the US Congress and the Senate,
and to have received such a standing ovation is a matter of pride for all of us in this country. And during that visit and during that speech in particular, Honorable Prime Minister has expressed very clearly where India and US relationships stand and what is it that it can do towards global order. निर्मला सीतारमण ने साथ ही साथ भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों का भी जिक्र किया और कहा कि कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र स्थापित करेगी, जिससे भारत में रोजगार बढ़ेगा। इसके अलावा नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हुए हैं। Similarly, Semiverse Solutions, which will train up to 60,000 Indian youth into artificial intelligence and use of semiconductor related education and workforce development goals will get fulfilled. Advanced training will be provided. NASA will be providing advanced training to ISRO, and that will also help for a joint effort to the International Space Station in 2024. India and US launched public-private joint task force. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किए जाने पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके प्रभावी होने का प्रमाण है। बेहतर भविष्य और विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व के लिए उनके दृष्टिकोण को दुनिया भर में व्यापक रूप से सराहा और स्वीकार किया जाता है। पीएम मोदी को किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के मुकाबले सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित होने पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि वैश्विक स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी की राजनीति कौशल और नेतृत्व के कारण मिस्र हमारे माननीयों का सम्मान करने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित हुए हैं। पिछले 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली मिस्र यात्रा है। ये दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ हुए MQ-9B ड्रोन सौदे से संबंधित कीमत और खरीद की शर्तों को लेकर सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही रिपोर्ट को खारिज किया है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए कीमत और अन्य शर्तों को अभी तय नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा है कि वो ड्रोन खरीद लागत की तुलना इसके विनिर्माता जनरल एटॉमिक्स द्वारा अन्य देशों को बेची गई कीमत से करेगा और खरीद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया में प्रसारित रिपोर्ट को अटकलबाजी बताते हुए कहा कि इन्हें किसी प्रयोजन से फैलाया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि इसके निहित स्वार्थ हैं और इनका उद्देश्य उचित अधिग्रहण प्रक्रिया को बाधित करना है। खरीद की कीमत और अन्य शर्तों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इस पर बातचीत हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने सभी से अनुरोध किया है कि इस संबंध में फर्जी खबरें ना फैलाएं और किसी तरह की गलत जानकारी ना दें, क्योंकि ऐसी भ्रामक खबरों से सशस्त्र बलों के मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ अधिग्रहण प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 1975 में लगाए गए आपातकाल पर ट्वीट किया है और कहा है, मैं उन सभी साहसी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और हमारी लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए काम किया। आपातकाल के काले दिन हमारे इतिहास में एक अविस्मरणीय अवधि है जो उन मूल्यों के बिल्कुल विपरीत हैं जिनका जश्न हमारा संविधान मनाता है।
25 जून 1975 की आपातकाल की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में कहा कि आज के दिन 1975 में एक परिवार ने अपने हाथ से सत्ता निकलने के डर से जनता के अधिकारों को छीन कर लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था। अपने सत्ता स्वार्थ के लिए लगाया गया आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक है और कभी न मिटने वाला कलंक है। उस कठिन समय में अनेक यातनाएं सहकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लाखों लोगों ने संघर्ष किया। मैं उन सभी देशभक्तों को दिल से नमन करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के कागररोल में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आपातकाल को देश के इतिहास का काला अध्याय करार दिया। साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और कहा कि ये लोग सिर्फ झूठ पर आधारित राजनीति ही करते हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र का वह सबसे काला अध्याय यदि कोई कहा जाएगा तो 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी की घोषणा हुई थी वह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। आज वही कांग्रेस पार्टी अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर पटना में मीटिंग कर रही है, बैठक कर रही है कि मोदी जी को किसी भी सूरत में सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए और वह कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मोदी जी के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा? मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहूंगा, सपा बसपा और सारी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहूंगा जो विरोध पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, राजनीति जनता के आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की जानी चाहिए। भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने आज आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोटने वाली और लोकतंत्र में आस्था नहीं रखने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि देश कांग्रेस मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता है। कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोटने वाली और लोकतंत्र के प्रति विश्वास नहीं रखने वाली पार्टी है और कांग्रेस के बारे में जो हिंदुस्तान वासियों की धारणा है उसका साथ देना है, क्योंकि देश कांग्रेस के खिलाफ है। देश कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता है, आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण से मुक्त भारत चाहता है, गरीबों की भलाई के लिए काम करना चाहता है। इस कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी मिलने के 28 साल के बाद 21 महीने तक इस देश को बंधक बना करके रखा। इमरजेंसी लगाने का जो अपराध किया, पाप किया, तो गोरे अंग्रेज अगर देश छोड़ करके चले गए तो काले अंग्रेजों ने अंग्रेजों से भी बदतर आचरण किया है और उस कांग्रेस पार्टी का सफाया होना ही चाहिए और देश उसके खिलाफ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के दिवस को काला दिवस के रूप में मनाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने नई दिल्ली में चिंतन शिविर का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सरकार के विजन एट 2047 को साकार करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से मंत्रालय की उपलब्धियों पर सहभागी चिंतन करना है। प्रतिभागी विभाग के समक्ष चुनौतियों की पहचान करेंगे और उन्हें दूर करने के तरीकों पर विचार मंथन करेंगे। इस अवसर पर लॉ इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस पर एक वीडियो फिल्म प्रदर्शित की गई। साथ ही साथ DOLA एट अ ग्लांस 2022-23 पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विजन 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौशल को पहचानने और सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। दूसरा उसमें लेटर आता है एफिशिएंट, यू आर एफिशिएंट। तीसरा आता है यू आर अटेंटिव हो या नहीं। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हमारी अप्रोच है, उसमें आप फिट हो रहे हो कि नहीं हो रहे। तो ये सब अटेंटिव और फिर आप में मैनेजरियल स्किल कितनी, प्रण लो, संकल्प लो। वो हमारा 2047 तक का जो भारत है उसमें हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, लेकिन उसमें एक चीज प्रधानमंत्री जी ने जोड़ी है, वो है मानव केंद्रित।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक स्किल सेल मुक्त भारत के संकल्प के साथ 27 जून को एक अभियान की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। स्किल सेल एनीमिया की खून की कमी से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें ब्लड सेल्स या तो टूट जाते हैं या फिर उनका आकार बदलने लगता है, जो खून की नसों में ब्लॉकेज कर देते हैं। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के मकसद से इस अभियान की शुरुआत हो रही है ताकि आने वाले समय में भारत स्किल सेल जैसी बीमारी से मुक्त हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर सिकल सेल को लेकर एक नया अभियान प्रारंभ हो रहा है और सिकल सेल मुक्त भारत का संकल्प लेकर इस अभियान को 27 जून 2023 से प्रारंभ कर 2047 तक यह बीमारी या समस्या जड़ से समाप्त हो जाए, इस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतम बुद्ध नगर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 1719 करोड़ रुपए की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने नोएडा में रामनाथ गोयनका मार्ग का भी शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज कानून व्यवस्था बेहतर होने से लोग नोएडा में निवेश के लिए विदेश से आना चाहते हैं। पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पाकिस्तान भी वैसे ही ठंडा ना हो जाए जैसे कि उत्तर प्रदेश में माफिया ठंडे हो गए हैं। एक तरफ भारत की शानदार यात्रा और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच के नाते, अपनी विध्वंसात्मक सोच के नाते भूखमरी और दरिद्रता की एक नई कहानी रचता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं, आने वाले समय में अपने नीच कृत्यों के नाते पाकिस्तान भी वैसे ठंडा न हो जाए जैसे यहाँ के माफिया ठंडे हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बदलते उत्तर प्रदेश और गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर सबके सामने है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी और अयोध्या नए रूप में जगमगा रही है, ये भी सबके सामने है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में बड़ी आर्थिक ताकत के तौर पर उभर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के अमृत काल में चल रहा है, एक नए भारत के रूप में, एक खुशहाल भारत के रूप में, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ता हुआ भारत आज हम सबके सामने है। भारत के नागरिकों में समृद्धि आ रही है। भारत विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। ये यात्रा इसी प्रकार से बनी रही। 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। और आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। 62 सालों में ये पहली बार हुआ है जब दोनों महानगरों में मॉनसून ने एक साथ दस्तक दी है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। जहां बारिश और तेज हवाओं से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम काफी सुहावना हो गया है। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली और मुंबई में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में ओडिशा और झारखंड में भी बहुत तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 जून तक बहुत तेज बारिश होने के आसार हैं। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में और आसपास के इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। लगातार मौसम के मिजाज बदलने से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। बारिश के लंबे इंतजार के चलते गर्मी और उमस ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी थी, लेकिन शनिवार को मानसून की फुहारों ने शहर का मौसम खुशगवार बना दिया है। मौसम विभाग ने आज के लिए रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट और पालघर, मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दिल्ली जयपुर हाईवे में भारी बारिश से जल जमाव हो गया। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।